Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the gout. इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस की। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे हमारा वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मीन्स खुद ही खुद को एक्सप्लेन कर रहा। 3 वर्ड हैं। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज स्पॉन्डाइलो, और स्पॉन्डाइलो जो वर्ड है ये पूरा हमारा रिलेटेड रहता है स्पाइन से, या फिर आप इसे बोल सकते हो वर्टिब्रा कॉलम से। इसके बाद जो हमारा दूसरा वर्ड है दैट इज आर्थर, और आर्थर मैं बार बार बता चुका हूँ, आर्थर हमारा टोटल रिलेटेड रहता है जॉइंट से। इसके बाद जो तीसरा वर्ड रहेगा दैट इज आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मीन्स एक ऐसी कंडीशन रहेगी जिसमें 2 जगह इन्फ्लामेशन होगी। पहला तो जो हमारा स्पाइन है जो वर्टिब्रा कॉलम है उसमें, दूसरी चीज कहाँ पर, आर्थर मीन्स जॉइंट में। सो इट इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइन एंड जॉइंट। इसके अलावा अगर हम और डेफिनेशन देखें सो इट इज द रूमेटिक डिसीज। ये क्या होता है, एक रूमेटिक डिसीज है। अब आप बोलोगे भैया सब छोड़ो, अभी तो हमें रूमेटिक डिसीज बताओ। रूमेटिक डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं, जो भी डिसीज किससे रिलेटेड हो, हमारी बोन से, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो कार्टिलेज हैं, टेंडन है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो डिसीज है दैट इज रूमेटिक डिसीज। बोलोगे भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, दैट इज द रीजन कि क्या है, एक रूमेटिक डिसीज है। और एक स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें होती है ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। बहुत सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी, मीन्स जॉइंट में इन्फ्लामेशन तो होगा, स्पाइन में इन्फ्लामेशन तो होगा, लेकिन एक डिसीज की वजह से नहीं, एक कॉज की वजह से नहीं, बहुत सारे कॉजेस होंगे, बहुत सारी कंडीशंस होंगी। सो इट इज द ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन दैट अफेक्टिंग द स्पाइन और जॉइंट, ये मैंने बता दिया। इसके बाद अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। अच्छा, एक और चीज, जो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है इसे हम एक नाम और देते हैं दैट इज स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस आ जाए या फिर स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी, एक ही चीज है। अब देखते हैं टाइप। तो क्या होता है, मेनली डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन, कि पर्टिकुलरली इन्फेक्शन तो इन्फ्लामेशन तो हो रहा जॉइंट में ही हो रहा, लेकिन उसकी लोकेशन कहाँ है, जो हमारा पूरा एक्सियल स्केलेटन है वहाँ के जॉइंट में है, या फिर जो एपेंडिकुलर है मीन्स पेरीफेरी वाले जॉइंट है वहाँ अफेक्ट कर रहा। तो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी आप बोलो। एक्सियल मैंने बता दिया, हम स्केलेटल सिस्टम को ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा पूरा एक्सेस में मैं बात करूँ तो हमारी पूरी स्पाइन हो गई, थोरेसिक कैविटी हो गई, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा हेड हो गया, और एक होता है पेरीफेरल, है ना, जिसे हम एपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसमें हमारे हैंड हो गए, लेग हो गए, इस तरीके से। सो एक्सियल है ना, यहाँ पर क्या, एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस मीन्स ऐसी कंडीशन होगी जो कहाँ के जॉइंट को अफेक्ट करेगी, हमारे एक्सियल स्केलेटन के। मीन्स इट इज द कंडीशन दैट अफेक्ट जॉइंट इन एक्सियल स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन मैंने बता दिया, हेड हो गया, नेक हो गया, चेस्ट हो गया, स्पाइन हो गई। इसके साथ साथ अगर ये कंडीशन और ज़्यादा प्रोग्रेस होती है, मीन्स किसी पर्सन ने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं लिया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तब ये जो कंडीशन है अब जॉइंट के बाद वहाँ के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको भी अफेक्ट करने लगेगी, है ना। इसके बाद अगर मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं तो सबसे अच्छा जो है दैट इज एंकिलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। ये खुद में ही एक डिटेल टॉपिक है, अगर आप पढ़ोगे सेपरेटली। इसमें होता क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्पाइन, जो हमारे वर्टिब्री के जॉइंट हैं, जो वर्टिब्रा कॉलम है वहां पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होगा, सीवियर इन्फ्लामेशन। और सिम्टम्स भी इसी से रिलेटेड रहेंगे कि स्पाइन के मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन हो रहा है, ये सारी चीजें। इसके अलावा लेकिन मान लो जैसे मैंने बोला था कि पर्सन ने ट्रीटमेंट नहीं लिया, मैनेजमेंट नहीं लिया, तब ये कंडीशन धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, और जो इन्फ्लामेशन है वहाँ की जो बोन है वर्टिब्रा की, मान लो एक बोन ये रही, दूसरी बोन ये रही, ये आपस में फ्यूज होने लगती हैं। सो द बोन गेट फ्यूज्ड विथ ईच अदर, बोन आपस में मिल जाएंगी, और यहाँ पर सीवियर लिमिटेशन हो जाएगी। क्योंकि अभी इस तरीके से स्पाइन थी ना, हमारा जॉइंट था तो हम मोड़ रहे थे इस तरीके से, अगर ये फिक्स हो जाए, पर्टिकुलरली मूवमेंट नहीं होंगे, बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप की दैट इज पेरीफेरल स्पॉन्डाइलाइटिस या स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, है ना, या फिर स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी, जो भी आप बोलना चाहो। तो ये किसे अफेक्ट करेगा, जॉइंट ऑफ पेरीफेरी, हमारे जॉइंट ऑफ हैंड हो गए, जॉइंट ऑफ रिस्ट हो गए, जॉइंट ऑफ फुट हो गए, वहाँ के जॉइंट को अफेक्ट करेगा।
इसके अलावा और अगर हम इसमें आगे देखें सो इट इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन इन आई, स्किन एंड बॉबेल। ये पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड रहेगा, जब हमारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन है। उसी के साथ साथ हो सकता है किसी को स्किन में भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो। साथ ही साथ और हम बाय करें तो जो स्किन हो गई, हमारी आइज हो गई, और बॉबेल मीन्स पूरा हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आप बोल दो, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा। तो ये थे हमारे दो मेन टाइप, एक एक्सियल और एक हो गया पेरिफेरल। इसके अलावा भी कुछ अदर टाइप होते हैं जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस। अब सोरियाटिक आर्थराइटिस क्या, फिर से वही इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट तो मिल रहा है क्योंकि आर्थराइटिस वर्ड लिखा है। दूसरा जो वर्ड लिखा है दैट इज सोरियाटिक, सोरियाटिक निकला सोरियासिस से। ये क्या होता है, एक स्किन कंडीशन होती है। और अच्छे से अगर मैं बताऊं तो ऑटो इम्यून डिसीज मीन्स इसमें हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज ही हमारी स्किन सेल को पर्टिकुलरली डैमेज करते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, चीज़ें प्रोग्रेस होती हैं, तो वही जो इन्फ्लामेशन है या फिर जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो जॉइंट टिश्यू को भी डैमेज करते हैं। इसके बाद जो सेकेंड टाइप है दैट इज एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस। फिर से आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट तो मिलेगा, लेकिन एंटेरोपैथिक, एंटेरो वर्ड जो निकला इंटेस्टाइन से, ये किससे रिलेटेड रहेगा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से या डिसीज से। मान लो इंटेस्टाइन में ही अगर ऑटो इम्यून डिसीज है ना हमारे जीआई ट्रैक्ट में। अगर मैं जैसे कुछ एग्जांपल की बात करूं तो हमारे क्रॉन से डिसीज हो गए, सीलियक डिसीज हो गए। इनमें भी क्या होता है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, हमारे बॉडी के खुद के एंटीबॉडीज़ जो हमारी जीआईटी की लाइनिंग होती है, इपीथेलियल लाइनिंग, वहाँ डैमेज करते हैं, वहाँ के बिलाई को डैमेज करते हैं। और अगर ये चीज़ प्रोग्रेस होती रही, एक कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये जॉइंट को अफेक्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव जो किसी ना किसी रिएक्शन से हो, और ये भी रिलेटेड होता है या तो हमारे बॉबेल इन्फेक्शन से, जो भी हमने बात की जीआईटी इन्फेक्शन, या फिर यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स किडनी हो गई, यूरेटर हो गई, ब्लैडर हो गई, यूरेथ्रा हो गया। अगर वहाँ पर इन्फेक्शन है और इसकी एक रिएक्शन होती है और उस वजह से हमारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा, दैट इज रिएक्टिव आर्थराइटिस। इसके बाद जो एक और टाइप है दैट इज अनडिफरेंशियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। इस कंडीशन में होता क्या है, हमें एक पर्सन में स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी या स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के सिम्टम्स देखने मिलते हैं, लेकिन हम एक सब टाइप नहीं देख पाते। मीन्स उसमें ना ही हमें सोरियासिस देखने मिल रहा, ना ही जीआई ट्रैक्ट के डिसऑर्डर मिल रहे हैं, ना ही हम देखें यूराइनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन। तो पर्सन में स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस तो है, लेकिन हम उसके एक एग्जैक्ट कॉज नहीं जब देख पाते, उसे बोला जाता है अनडिफरेंशियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। अब हम बात करते हैं कॉसेस ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस की, कि पर्टिकुलरली वो कौन से कॉज है, वो कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से किसी भी पर्सन में स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या फिर स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी जो डिसीज़ है वो डेवलप होगा। अगर हम कॉज की बात करें तो जो इसका एग्जैक्ट कॉज है दैट इज अननोन। हमें इसका एक एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं चला। मीन्स हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मान लो किसी कोई डिसीज हो रहा, ट्यूबरक्लोसिस है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कर रहा, या फिर ये बैक्टीरिया कर रहा, कोई भी वायरस कर रहा, ये चीज़ हम अभी भी नहीं पता कर पाए। बट हाँ, इट इज़ थॉट टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर। क्या माना जाता है कि जो जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, पर्टिकुलरली जो भी पेशेंट है, जो भी पर्सन है, उसकी जेनेटिक स्पेसिफिकली जीन, साथ ही साथ फैमिली हिस्ट्री कि वो कैसे जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर है, स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल भी इसमें आ गई कि पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, या फिर पेशेंट ऐसे एरिया में तो नहीं रह रहा जहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं। तो जो एनवायरनमेंट है और जेनेटिक, ये दोनों फैक्टर मिलकर कहीं ना कहीं इस डिसीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी पर्सन में इस डिसीज़ के होने को रिस्क को बढ़ाते हैं। मीन्स 10 लोगों में से पर्टिकुलरली 2 पर्सन हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि भाई ये रिस्क फैक्टर के अंदर है। मीन्स ऐसी जगहों पर है या कुछ ऐसी कंडीशन है जो इनमें इस डिसीज़ के प्रोड्यूस होने के रिस्क को बढ़ाती हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फैक्टर से, दैट इज फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री वही मैंने बता दिया, जेनेटिक्स। यहाँ पर स्पेसिफिकली एक जीन होता है HLA-B27 जीन। इट इज़ हाईली एसोसिएटेड विथ दिस डिसीज स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी।
हाँ, ऐसा हमेशा नहीं है कि मतलब जिसमें ये जीन है तो एकदम 100% आप बोल दो कि आप में डिसीज होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के इसी जीन से रिलेटेड है। तो पर्टिकुलरली अगर किसी के दादाजी में डिसीज था या फिर सोरियासिस था, फिर उसके पिताजी में, तो उस पर्सन में भी कहीं ना कहीं इसका रिस्क बढ़ता है। जो सेकेंड चीज़ है दैट इज़ इन्फेक्शन। अब इसमें वायरल इन्फेक्शन हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे सोरियासिस हमने देखा था, स्किन इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा और भी हम बात करते हैं यूराइनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो रहे हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। जैसे एक था रिएक्टिव आर्थराइटिस, इसका सब टाइप जो रिएक्शन की वजह से हो रहा था, मीन्स इन्हीं इन्फेक्शन वो यूराइनरी ट्रैक्ट के हो सकते हैं। इसके अलावा एक हमने देखा था एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस, इसी का सब टाइप कि अगर किसी के जीआईटी में इन्फेक्शन है ना, क्रॉन्स डिसीज हमने देखा था, या और भी किसी तरीके का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी पर्सन में स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस हो सकता है। तो ये सभी रिस्क फैक्टर में है। इसके अलावा और हम बात करें तो जेंडर, तो स्पेसिफिकली जो मेल्स हैं वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, मीन से जो डिसीज है मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है कंपेयर टू दैट ऑफ फीमेल। फिर से बोलोगे भैया क्यों मेल को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा? रीज़न है, जो मेन रीज़न है दैट इज जेनेटिक्स। कहीं ना कहीं जो जेनेटिक्स है मेल की और फीमेल की, तो जो मेल की जेनेटिक्स है वो इस डिसीज़ के रिस्क को इंक्रीज करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम फैक्टर देखें तो सोरियासिस, जैसे मैंने बताया भी कि इसका एक सब टाइप ही होता है सोरियाटिक स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। मीन्स सोरियासिस की वजह से कुछ ऑटो एंटीबॉडीज थे जो हमारी स्किन सेल को डैमेज कर रहे थे, स्किन में रैसेस हुए, सोरियासिस हुआ। लेकिन अगर डिसीज प्रोग्रेस करती है वही जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर का अगर कॉम्बिनेशन होता है, तो जो एंटीबॉडीज थे वो कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट में अटैक करने लगेंगे, वहां पर इन्फ्लामेशन, मीन्स स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। इसके बाद कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिसीज। तो ये मैंने बता ही दिया कि अगर जीआईटी के इन्फेक्शन है तो भी पर्सन में इस डिसीज के रिस्क बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे स्मोकिंग, वही एनवायरमेंटल वाला, वैसे भी स्मोकिंग हो गई, एल्कोहलिज्म हो गया, ये कहीं ना कहीं जितने भी हमारे डिसीज हैं सभी के रिस्क को इंक्रीज करते हैं, चाहे वो लिवर की डिसीज हो, किडनी के डिसीज हो। इसीलिए जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एल्कोहल करते हैं ना, इनमें अगर कोई भी डिसीज हुआ तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन तक लेके जाता है, यहाँ तक कि पेशेंट की जान भी ले सकता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस की, कि हमें क्या क्या साइन मिलेंगे, क्या क्या सिम्टम्स। वैसे यहाँ सिर्फ सिम्टम्स लिखा है, आप साइन और सिम्टम्स भी लिख सकते हो, है ना, या फिर सिर्फ सिम्टम्स, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो हमारा सिम्टम्स है ये होता है सब्जेक्टिव, मीन्स इसे सिर्फ सब्जेक्ट ही एक्सपीरियंस कर सकता है। मान लो कि पेशेंट, जैसे पेशेंट में हेडेक हो रहा तो ये पेशेंट को ही पता है, हम थोड़ा देख के बता देंगे। दूसरी चीज़, मान लो पेशेंट में नौसिया हो रही है, एक वोमिटिंग का सेंसेशन कि यार वोमिटिंग की फीलिंग कि उसे उल्टी आने वाली है, ये भी वो खुद ही बता सकता है, दैट इज सिम्टम्स। दूसरी चीज होती है साइन, जो कि होता है ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, मीन्स हम ऑब्जेक्ट को देखकर, हम पेशेंट को देखकर बता सकते हैं। जैसे कि स्किन रैसेस हैं तो हम देख के बता सकते हैं, पेशेंट में अगर फीवर हुआ है तो हम बाय दी हेल्प ऑफ थर्मोमीटर बता सकते हैं, अगर स्वेलिंग हमें दिख रही है तो हम देख के बता सकते हैं, दैट आर दी साइंस। तो आप कुछ भी लिख दो चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट सिम्टम्स है दैट इज लोअर बैक पेन। अब पेन बहुत सारी जगह हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने लोअर बैक पेन लिखा है। इसके अलावा हम देखें तो चेस्ट पेन है, नेक पेन है, एब्डोमिनल पेन है। बोलेंगे भाई ये इतनी सारी जगह, ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमने बहुत सारे टाइप देखे कि एक सेंट्रल स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी है जो मेनली हमारे सेंटर के जॉइंट है ना, थोरेसिक केज हो गई, हमारा नेक हो गया, चेस्ट हो गया, यहाँ के रीजन को अफेक्ट करते हैं। और एक है पेरीफेरल वाला जो पेरीफेरी जॉइंट को अफेक्ट करेगा, तो जहाँ के जॉइंट का इन्फ्लामेशन वहाँ पर हमें पेन देखने मिलेगा। स्पेसिफिकली जो लोअर बैक पेन है कब मिलेगा हमें, जब स्पाइन के जॉइंट में इन्फ्लामेशन है। और ये जो पेन है धीरे धीरे बटक्स में, मीन्स थाई वाला जो रीजन है आप समझ सकते हो, वहाँ पर भी बढ़ेगा। अब बोलोगे भैया क्यों इन्फ्लामेशन हो रहा है स्पाइन में, तो पेन हमारी बटक्स और थाई में क्यों जा रहा? रीज़न ये है कि जब इन्फ्लामेशन हुआ स्पाइन में, वहाँ की जो नर्व है वो कंप्रेस हो जाएंगी। अगर नर्व कंप्रेस हुई तो धीरे धीरे जो पेन है वो नीचे के रीजन में जाएगा, तो वही हमें देखने मिलेगा बटक्स में और थाई में। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है दैट इज स्टिफनेस, हिंदी में समझ लो जकड़न, कि आपके जो जॉइंट है अफेक्टेड जॉइंट उनमें जकड़न रही। जैसे ठंड में होता है ना कि एकदम जकड़ी जकड़ी है, जब आप बहुत सारे मूवमेंट करोगे, एकदम एक्सरसाइज करोगे तब प्रॉपर आ रहा है। अब इसमें भी यही होता है कि जो रेस्टिंग वाली कंडीशन हो गई, या फिर जैसे सुबह, क्योंकि पर्सन एकदम पूरी रात रेस्ट में था,
सुबह ये जो आपकी स्टिफनेस है इट बर्स इन दी मॉर्निंग, बर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा होती जाएगी, एकदम गंभीर स्थिति हुई कि बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है, पेशेंट चाह भी रहा तो उठा ही नहीं पा रहा, मीन्स मूवमेंट नहीं कर पा रहा, इतनी ज़्यादा जकड़न है। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठेगा फिर धीरे धीरे एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो ये जो स्टिफनेस है मूवमेंट के साथ डिक्रीज होती जाती है, इट डिक्रीज विथ मूवमेंट। और ये कहीं ना कहीं आप की फीचर इसका समझ सकते हो। इसके बाद और हम बात कर रहे हैं तो पेन एंड इन्फ्लामेशन इन यूराइनरी ट्रैक्ट। एक कब होगा, रिएक्टिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, जो मैंने बताया था ना कि रिएक्शन की वजह से, कि मान लो यूराइनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, अगर कॉम्बिनेशन बना जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर का तो पर्सन में स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस, तो उसमें इसी से यूराइनरी ट्रैक्ट का जो इन्फ्लामेशन हो गया, पेन हो गया, ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज डायरिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। डायरिया मीन्स वही लूज मोशन आप बोल दो। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, सिंपल सी बात है, बेचारे में एब्डोमिनल पेन है, वैसे ही इसको अगर हम देखें तो लूज मोशन हो रहा है तो भूख कहीं कहाँ से लगेगी बेचारे को। तो ये कब देखने मिलेंगे, एंटेरोपैथिक स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस में, जो अपन ने सब टाइप देखा था। इसके बाद और हम बात करें तो आई इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, स्पेसिफिकली मिलेगा सोरियाटिक स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के सोरियासिस की वजह से अगर है। इसके साथ साथ फटीग मीन्स पेशेंट में थकावट, क्योंकि इतना पेन है, नहीं मूवमेंट प्रॉपर परफॉर्म कर पा रहा, नॉजिया है, वोमिटिंग है, ऊपर से अगर लूज मोशन हो गए तो फिर तो पेशेंट है बहुत ही ज़्यादा फटीग, मतलब थकावट, एकदम पर्सन गिरा गिरा थका थका रुखड़ा रुखड़ा हो जाएगा। इसके बाद और भी ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो कि मैंने इसीलिए रेड कलर में लिखे हैं। पहला है डेक्टिलाइटिस। डेक्टिलाइटिस होती है स्वेलिंग ऑफ फिंगर, चाहे हाथ के हो गए, फिंगर हो गए, टोस हो गए, है ना, थंब हो गया, यहाँ अगर स्वेलिंग होती है और ये यूनिफॉर्मली होगी और किस शेप की दिखती है, दे लुक्स लाइक दी सॉसेजेस शेप, इसीलिए इन्हें एक नाम और दिया जाता है दैट इज सॉसेजेस लाइक फिंगर, एकदम उनके जैसे शेप हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज एंथेसाइटिस। एंथेसाइटिस का भी क्या मतलब होता है, स्वेलिंग ही होगी, आइटिस लगा है क्योंकि इन्फ्लामेशन स्वेलिंग। कहाँ पे, वो पार्ट जहाँ पे हमारा टेंडन हो गया और लिगामेंट हो गए, किससे अटैच्ड होते हैं, बोन से, है ना। मान लो ये रही हमारी बोन, इस तरीके से ये हमने बोन बना दी, अब ये हमारा एक टेंडन आया यहाँ पर अटैच्ड हो रहा, या फिर लिगामेंट आया यहाँ पे अटैच्ड हो रहा, इसी पार्ट में स्वेलिंग होगी, दैट इज एंथेसाइटिस। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशन, कि भाई सिम्टम्स तक ठीक था, पेशेंट काम चला रहा, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, घातक चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। पहला जो है दैट इज कार्डियक इश्यू। बोलोगे भी ये कार्डियक इश्यू में क्या, हार्ट में क्या, हार्ट में जो हमारे आयोटिक वॉल्व है, या फिर आप समझ लो बस जो हमारा हार्ट है वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। और अगर हार्ट में इन्फ्लामेशन हुआ, उसके बॉल में इन्फ्लामेशन हुआ, या हार्ट की जो बॉल है अगर उसमें इन्फ्लामेशन होता है तो हार्ट की पंपिंग एक्शन अगर बिगड़ी तो आप समझ जाओ ब्लड ही प्रॉपर पंप नहीं होगा और सारे सिस्टम की फंक्शनिंग बिगड़ सकती है, चीज़ें कोलैप्स हो सकती हैं। इसके बाद और हम बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस, अगर बोन में सीवियर इन्फ्लामेशन है, बोन का जो मेटाबॉलिज्म है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है, मीन्स बोन में कॉन्टिन्यूसली कैल्शियम कभी उसमें डिपॉजिट होता है, कभी रीएब्जॉर्ब होता है वापस ब्लड में, ये प्रोसेस चलती रहती है और नॉर्मल चलती हैं। लेकिन अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बोन का जो हम देखें ना डिपोजिशन कम हो रहा, बोन में कैल्शियम जा ही नहीं रहा, बस ब्रेक डाउन होने से कैल्शियम बोन के बाहर, बोन के बाहर, बोन के बाहर, तो ऑस्टियोपोरोसिस, पूरे मिनरल से निकल गए। ऑस्टियो मतलब बोन और पोरोसिस का मतलब होता है छेद, बोन में छोटे छोटे छेद हो जाना, बोन में घुन लग जाना, वैसे अपन इसे पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद और हम बात कर रहे हैं तो फ्रैक्चर है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन में इन्फ्लामेशन है, बोन कमजोर है, अब छोटी सी इंजरी भी पर्सन बोलते ना कि फ्रैक्चर हो गया, हड्डियां तोड़ सकती है पेशेंट में, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी, कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी एक पर्सन में स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है या फिर उस पर्सन में कोई और डिसीज़ है। तो जैसे कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से, कि हम पेशेंट की एक मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट की हिस्ट्री हो गई, साथ ही साथ पास्ट की हिस्ट्री, जिसमें हम देखते हैं कि कहीं पेशेंट में क्या कोई पास्ट में मेडिकल हिस्ट्री थी या मेडिकल कंडीशन रिलेटेड थी, फीवर था,
साथ ही साथ हम प्रेजेंट की हिस्ट्री देखते हैं कि प्रेजेंट में क्या पेशेंट हॉस्पिटल गया या कभी उसे फीवर था या कोई भी कंडीशन थी। इसके अलावा साथ ही साथ हम देखते हैं फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि इसका एक एग्जैक्ट कॉज तो नहीं है, क्लियर कॉज अभी तक नॉन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है ये किस वजह से होता है, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो स्पेसिफिकली जेनेटिक्स, हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि क्या एक पर्सन है जो पेशेंट है, इनके दादाजी में कंडीशन थी या पिताजी में थी, अगर उनमें है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक हमें ना क्लियर करती हैं या फिर एक आइडिया प्रोवाइड करती हैं कि हाँ पेशेंट में कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, जिसमें स्पेसिफिकली हम पर्सन में देखते हैं साइन और सिम्टम्स, और अगर वो साइन और सिम्टम्स इस कंडीशन से रिलेटेड हमें मिलते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर हम देखें जॉइंट में पेन हो रहा है, स्पेसिफिकली हम देखा था लोअर बैक पेन, और वो कहाँ पर रेडिएट हो रहा था, थाई में, अगर ये चीज़ें हमें देखने मिल रही हैं, हमने फिंगर में स्वेलिंग देखी थी, सॉसेजेस लाइक जो शेप था, अगर ये चीज़ें हमें मिल रही हैं तो ये और भी इंडिकेट कर देंगी कि हाँ भाई पेशेंट में ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ तो हम और भी टेस्ट देख सकते हैं, जैसे कि एक्सरे एंड एमआरआई। एमआरआई की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो एक्सरे में तो एक्सरेज का ही यूज़ हो रहा, एमआरआई होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक्सरे, ये दोनों ही जनरेट करते हैं 3D इमेज, है ना, अफेक्टेड एरिया की। मान लो अगर हमारे किसी भी जॉइंट में सस्पेक्टेड है, जो हमने स्पाइन देखा, अगर हम वहाँ पर एक्सरे और एमआरआई निकालते हैं तो हमें इन्फ्लामेशन देखने मिल जाएगा, स्वेलिंग देखने मिल जाएगी, बोन डैमेज देखने मिल जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बता ही देती हैं हमें कि हाँ भाई पेशेंट में स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है इस कंडीशन में, तो ब्लड टेस्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारा CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसके अलावा ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इन दोनों का जो लेवल है वो इंक्रीज ही रहता है क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं तो हम कह सकते हैं क्लियरली कि एक पर्सन है उसमें स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस ही है। इसके बाद अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, कि अगर किसी एक पर्सन में कंडीशन है हम उसका मैनेजमेंट कैसे दें। तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज पेन रिलीवर्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये क्या करती है कि टेम्पररी टाइम के लिए पर्सन को पेन से रिलीफ देंगी। इसके अलावा जो सेकेंड टाइप की ड्रग है दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें स्पेसिफिकली इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं, जहाँ पर भी स्वेलिंग है ना जिस अफेक्टेड जॉइंट में, वहाँ पर हम इंजेक्शन देते हैं। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं कि जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करेंगे, स्वेलिंग को रिड्यूस करेंगे, पेन को रिड्यूस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग्स है दैट इज डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, DMARDS जो लिखा है ना, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ये क्या करती हैं, डिसीज को मॉडिफाइड करना, क्योंकि डिसीज भाई सीवियरली बढ़ते जा रहा नेक्स्ट स्टेज में, ये उस चीज़ को स्लो कर देगी। ट्रीटमेंट तो पूरा नहीं कर रहा लेकिन हाँ डिसीज की प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं। इसके अलावा अगर और भी हम आगे बात करें यहाँ पर, तो इन सब के अलावा हम दे सकते हैं फिजियोथेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपी क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो रेंज ऑफ मोशन है पेशेंट में, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्टिफनेस जॉइंट में आ रही थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि क्या इसका कोई एक पॉसिबल प्रिवेंशन है, तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी कोई एक वैक्सीन नहीं है कि आपने 2 बूंद पोलियो की पी ली तो अब आप पोलियो से एकदम लाइफ टाइम फ्री हो, आपको पोलियो नहीं होगा। इसका तो स्पेसिफिकली है ही नहीं, देयर इज नो पॉसिबल प्रिवेंशन। बस यही है कि एक आप हेल्दी डाइट लें ताकि आपकी जो बोन है उसको कैल्शियम मिले, फॉस्फेट मिले, वो हेल्दी रहे, आप प्रॉपर सनलाइट लें, है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, मीन्स ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है उसमें स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस है और अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए, मीन्स आपने उससे हाथ मिला लिया, गले लग गए, तो ये आपको भी हो जाए। तो ये ऐसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता, तो ये इसकी एक अच्छी चीज़ है। सो इट्स ऑल अबाउट दी स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।